Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 8 in which we will study about inverse functions. In the previous lecture we have studied about families of curves in which we have learned about the families of linear functions, power functions with non-integer exponents and polynomials. In today's lecture we will discuss about inverse functions in which we will discuss their domain and range, existence of inverse functions, graphs of inverse functions, restricted domains for invertibility, inverse trigonometric functions. Inverse functions. Let we have a function y is equal to x cubed plus 1. It can be solved for x as function of y just like this. देखें, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से ये फंक्शन बन जाएगा. ठीक है, बोथ साइड पे हम 1/3 पावर लेंगे तो ये हमने x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस कर दिया. Here y is a function of x and here x is a function of y. When these functions are composed in either order, they cancel out the effect of one another in the sense that अब यहाँ पे हम इन दो functions को compose कर रहे हैं. आप बेशक किसी भी order में इसको compose कर दें. यहाँ पे देखें g of f of x लिया हुआ है. ठीक है, यानी हमने फंक्शन g में f of x को सब्स्टिट्यूट किया है. तो g फंक्शन हमारा ये है. इसमें y की जगह x क्यूब प्लस 3 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x आंसर में आ जाता है. जब हम कंपोजिशन इस ऑर्डर में ले रहे हैं f नॉट g, तो यहाँ पे f में हमने g of y सब्स्टिट्यूट करना है. सो ये हमारे पास f फंक्शन है. इसमें हम x की जगह क्यूब रूट ऑफ y माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कैंसल आउट होके हमारे पास y आंसर आ जाता है. ठीक है, यानी आपने नोटिस किया कि यहाँ पे जब हमने कंपोजिशन लिया इन दो फंक्शंस का तो यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था तो हमारे पास आंसर में x आ गया. यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल y था, हमारे पास आंसर में y आ गया. यानी ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर रहे हैं और हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल आंसर में आ जाता है. ठीक है, सो द डेफिनेशन ऑफ द इनवर्स फंक्शन इज दैट कि जब हमारे पास दो फंक्शंस को कंपोज किया जाए और वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें तो वो दो फंक्शंस एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं. इफ़ द फंक्शंस f and g satisfy the two conditions, that is g of f of x is equal to x or f of g of y is equal to y for every x in the domain of f, for every y in the domain of g, then we say that f is an inverse of g and g is an inverse of f, or that f and g are inverse functions. ठीक है, इसका मतलब ये है कि f और g दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस हैं. ठीक है, और हम लोग अगर हमारे पास f कोई फंक्शन है तो उसके इनवर्स फंक्शन को हम f इनवर्स इस तरह से डिनोट करते हैं. f इनवर्स ऑफ f इज इक्वल टू x फॉर एवरी x इन द डोमेन ऑफ f. जस्ट कंपोजिशन वाली डेफिनेशन यहाँ पे यूज हुई है. f नॉट f इनवर्स is equal to y for every y in the domain of f inverse. In example 1, we have to confirm that these two functions are inverses of each other or not. ठीक है, पहले ए पार्ट करते हैं. हमारे पास कोई से भी दो फंक्शंस अगर आपको गिवन है और आपने चेक करना है कि ये दो फंक्शंस एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस हैं या नहीं, तो हमने उन दो फंक्शंस को कंपोज करना है. कंपोज करने से अगर आपके पास आंसर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाता है, इट मीन्स कि ये दो फंक्शंस एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, अदरवाइज दे आर नॉट इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर. तो पहले हम ए पार्ट करते हैं. यहाँ पे हमने कंपोज किया f इनवर्स और f को किसी भी ऑर्डर में आप कंपोज कर दें. ठीक है,
तो हमने f इनवर्स में f को सब्स्टिट्यूट करना है, यानी x की जगह हमने 2x सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। f इनवर्स ऑफ 2x, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल x आ जाता है। इसी तरह अगर आप दूसरे ऑर्डर में भी इसको चेक कर लें, f नॉट f इनवर्स, तो तब भी हमारे पास आंसर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x आ रहा है, ठीक है। सो इनको हमने कंपोज किया तो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है। सो दीज टू फंक्शंस आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। बी पार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे f इनवर्स f कंपोज किया हुआ है, तो यहाँ पे f इनवर्स में हमने f ऑफ x सब्स्टिट्यूट करना है। f ऑफ x इज x क्यूब, तो यहाँ पे इस पे f इनवर्स अप्लाई किया तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर में x आ रहा है। इसी तरह हमने दूसरे ऑर्डर में भी इसको कंपोज किया, तब भी हमारे पास आंसर में x यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है। सो दीज टू फंक्शंस आर आल्सो इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। तो इन दोनों पार्ट्स में जो हमें दो फंक्शंस गिवन थे वो एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। Domain and range of inverse functions. Domain of f inverse is equal to range of f and range of f inverse is equal to domain of f. Basically जब दो functions एक दूसरे के inverses हैं तो इनकी जो domain और range है वो exchange हो जाते हैं, यानी जो inverse function की domain है वो original function की range है और जो inverse function की range है वो original function की domain है। A method for finding inverse functions. Theorem: if an equation y is equal to f of x can be solved for x as a function of y, say x is equal to g of y, then f has an inverse and that inverse is g of y is equal to f inverse of y. अगर हमारे पास फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकें कि हम x को एक्सप्रेस कर दें इन टर्म्स ऑफ y, दैट इज x इज इक्वल टू जी ऑफ y, तो हमारे पास f क्या है, इनवर्स, f का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, एंड दैट इनवर्स इज बेसिकली g ऑफ y। प्रोसीजर क्या है हमारे पास इनवर्स फंक्शन फाइंड करने का? First step is write down the equation y is equal to f of x. Step 2, if possible, solve the equation for x as a function of y. Second step में हमने क्या करना है, इसको resolve करना है और x को in terms of y express कर देना है. Step 3, the resulting equation will be x is equal to f inverse of y, which provides a formula for f inverse with y as the independent variable. थर्ड स्टेप में हमें जब हमने x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस किया तो हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ y। ये जो फंक्शन की जो भी फॉर्म होगी, दिस इज बेसिकली f इनवर्स, दैट इज बेसिकली इनवर्स ऑफ फंक्शन f with independent variable y. Step 4, if y is acceptable as the independent variable for the inverse functions, then inverse function, then you are done. But if you want to have x as the independent variable, then you need to interchange x and y in the equation x is equal to f inverse of y to obtain y is equal to f inverse of x. Step 4 में वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास अब x in terms of y आ गया और ये जो फॉर्म है दिस इज इनवर्स ऑफ द फंक्शन f। अगर तो आप यहाँ पे y एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सेप्टेबल है तो आप उसी को रखें, अदरवाइज आप x और y को यहाँ इंटरचेंज कर दें, ठीक है। तो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो उसका इन्वर्स भी हम y इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ x, यानी y एज इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस कर देंगे। जस्ट हमें फॉर्म ही चाहिए, जो वो फॉर्म होती है वो बेसिकली उसका इन्वर्स फंक्शन होता है। जो वेरिएबल्स हैं वो तो डमी होते हैं, हम उनको चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2, find a formula for the inverse of f with x as independent variable and state the domain of f inverse. Here we have to find the inverse of this function और फिर हमने इसकी domain भी find करनी है। पहले हम इसका inverse find करेंगे। Here y is a function of x, इसको हम resolve करेंगे और x को in terms of y express कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमने both sides पे square लिया, so we have this equation
उसके बाद हमने इसको 3x इज इक्वल टू 2 + y² एंड x इज इक्वल टू 1/3 y² + 2, ये हमारे पास x इन टर्म्स ऑफ y आ गया। अब ये जो हमारे पास फॉर्म है, दिस फॉर्म इज इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास f इनवर्स ऑफ y, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास y इन टर्म्स ऑफ y फंक्शन गिवन है, तो हम इन टर्म्स ऑफ x इसको कन्वर्ट करेंगे, यानी हम लोग y को x से रिप्लेस कर देंगे। तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1/3 x² + 2, ठीक है। सो दिस इज इनवर्स ऑफ दिस गिवन फंक्शन। जब हमारे पास इनवर्स की फॉर्म तो आ गई है, अब हमने इसकी डोमेन बतानी है, ठीक है। तो अभी हमने डोमेन को स्टडी किया है कि हमारे पास अगर जो भी f की डोमेन होती है वो f इनवर्स की रेंज होती है, और जो f की रेंज होती है वो f इनवर्स की डोमेन होती है। तो यहाँ हमने f इनवर्स की डोमेन फाइंड करनी है, ठीक है, यानी जो f की रेंज होगी वो f इनवर्स की डोमेन होगी, ठीक है। तो डोमेन के लिए हम लोग f की रेंज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास f फंक्शन है, इसकी रेंज हमारे पास क्या होगी, ऑल पॉजिटिव नंबर्स और 0 भी इंक्लूडेड होगा। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर हम x की ऐसी ही वैल्यूज़ देंगे जिससे हमारे पास ये वाली टर्म पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करने से हमेशा पॉजिटिव आंसर्स ही आते हैं, तो 0 भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है, जब x हमारे पास 2/3 होगा, ठीक है। तो हमारे पास 0 to +∞ इसकी रेंज है, तो जो इसकी रेंज है वो हमारे f इनवर्स फंक्शन की डोमेन है। सो डोमेन ऑफ f इनवर्स इज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर इंटरवल्स की फॉर्म में आप लिखें तो ये इसकी डोमेन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा डिस्कस करें, अभी आप ये समझें कि ये किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन नहीं है, इसको जस्ट हम एक फंक्शन कंसीडर करते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू 1/3 x² + 2। अगर हम इस फंक्शन को देखें तो इस फंक्शन की डोमेन को अगर हम डिस्कस करें तो डोमेन हमारे पास ऑल रियल नंबर्स हैं, और इसकी रेंज हमारे पास इस फंक्शन की रेंज जो है वो हमारे पास क्या है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ऑल पॉजिटिव नंबर्स हैं, और ये हमारे पास कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि हम इसमें कोई भी रियल नंबर डाल दें तो ये हमें पॉजिटिव आंसर देगा, और पॉजिटिव आंसर देगा तो कभी 0 आंसर नहीं दे सकता। तो इसकी डोमेन रेंज हमारे पास ये बनती है, ठीक है। तो अब देखें, अगर हम इसको जस्ट एक फंक्शन कंसीडर करें तो इसकी रेंज 0 to +∞ है, लेकिन अगर हम इसको इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं तो इसकी डोमेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है हमारे पास, सॉरी, यहाँ पे हम डोमेन को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखें इसकी डोमेन हमारे पास 0 to +∞ है, और इस फंक्शन को अगर हम जस्ट एक फंक्शन कंसीडर करें तो इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो देखें हमारे पास यहाँ पे ऑल रियल नंबर्स डोमेन है, और यहाँ पे जस्ट 0 से ग्रेटर वैल्यूज पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड 0 इज इन द डोमेन ऑफ f इनवर्स। तो बेसिकली हमारे पास हर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। हमारे पास अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो हम उसकी डोमेन को अगर रिस्ट्रिक्ट कर दें तो फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ सकता है, अगर हम जस्ट इसको फंक्शन कंसीडर करें तो इसकी डोमेन डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे ये अगर किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है तो यहाँ पे इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट हुई हुई है। आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फंक्शंस। A function has an inverse if and only if it is 1:1। कोई भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, अगर वो 1:1 फंक्शन है,
या इन अदर वर्ड्स अगर कोई फंक्शन 1-to-1 फंक्शन है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हमारे पास 1-to-1 फंक्शंस क्या होते हैं? ऐसे फंक्शंस जो इसको सेटिस्फाई करें कि अगर हमारे पास f of x1 is not equal to f of x2 then x1 it implies that x1 is not equal to x2। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि if x1 is equal to x2 then f of x1 is equal to f of x2। यानी हर आपके जो इनपुट है उसके लिए एक यूनिक आउटपुट होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप इस ग्राफ को देखें तो दिस ग्राफ इज 1-to-1 फंक्शन, क्योंकि इसमें अगर आप दो डिफरेंट वैल्यूज़ ले रहे हैं x1 और x2 तो x1 के लिए डिफरेंट फंक्शन की वैल्यू है f of x1 यहाँ पे आ रही है और x2 के लिए डिफरेंट आ रही है। तो ये इस डेफिनेशन को फॉलो करती है। सो दिस फंक्शन इज 1-to-1 फंक्शन। अगर हम इस फंक्शन को डिस्कस करें तो ये फंक्शन 1-to-1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डिफरेंट वैल्यूज़ ले रहे हैं x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 तो यहाँ पे x1 के लिए और x2 के लिए फंक्शन की वैल्यूज़ सेम है, दोनों सेम पॉइंट है, ठीक है। तो ये इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। बेसिकली ये दो डेफिनेशंस हैं, इनका मतलब सेम ही है, ठीक है। तो इन दोनों में से ये किसी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। सो दिस फंक्शन इज़ नॉट 1-to-1 फंक्शन। हमने जब फंक्शंस की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कोई भी ग्राफ फंक्शन कब होता है अगर उसकी डोमेन में कोई नंबर रिपीट ना हो रहा हो, ठीक है। डोमेन में नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1-to-1 फंक्शन में आपकी जो रेंज है उसमें नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर आपकी रेंज में नंबर रिपीट हो रहा है तो वो 1-to-1 फंक्शन नहीं है। जिस तरह यहाँ पे देखें x1 के लिए भी सेम y की वैल्यू है, x2 के लिए भी सेम y की वैल्यू, इसमें रेंज में वैल्यू रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ये 1-to-1 फंक्शन नहीं है। थ्योरम क्या कहता है? द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। A function has an inverse function if and only if its graph is cut at most once by any horizontal line। हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हमें कैसे बताता है कि किसी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन स्केच करें किसी भी फंक्शन पे, अगर वो एक जस्ट एक पॉइंट पे आपके फंक्शन को इंटरसेक्ट करिए तो वो 1-to-1 फंक्शन है, और अगर वो 1-to-1 फंक्शन है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी जो है वो आपके फंक्शन को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करिए तो वो फंक्शन 1-to-1 नहीं है। अगर वो 1-to-1 नहीं है तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता। In example 3, use the horizontal line test to show that f of x is equal to x square has no inverse but that f of x is equal to x cube does। हमने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के थ्रू बताना है कि x स्क्वायर का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता और x क्यूब का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये x स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हम यूज़ करेंगे। हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ये स्केच की तो ये एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे हमारे ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है। सो दिस इज़ नॉट 1-to-1 फंक्शन। अगर ये 1-to-1 फंक्शन नहीं है तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब एक्स क्यूब का ग्राफ देख लेते हैं। एक्स क्यूब के ग्राफ में आप अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस स्केच करें तो ये एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। हर हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे ही आपके ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो आपका फंक्शन है दिस इज़ 1-to-1 फंक्शन एज वेल इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ग्राफ्स ऑफ इन्वर्स फंक्शंस।
If f has an inverse, then graphs of y is equal to f of x and y is equal to f inverse of x are reflections of one another about the line y is equal to x. That is, each graph is the mirror image of the other with respect to that line. अगर दो फंक्शंस एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस हैं तो वो क्या हैं? मिरर रिफ्लेक्शन है एक दूसरे का अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x. यानी आप इस ग्राफ को देखें, इफ दिस इज f ऑफ x, अगर हम इसका इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ स्केच करना चाहते हैं तो हम y इज इक्वल टू x लाइन स्केच करेंगे. दिस इज y इज इक्वल टू x. y इज इक्वल टू x लाइन क्या होती है? जो ओरिजिन से पास करती है और x एक्सिस के साथ 45 डिग्रीज का एंगल बनाती है. ठीक है, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करते हुए गुजरती है. तो मिरर इमेज मीन्स कि हमने y इज इक्वल टू x पे मिरर रखना है, तो इसका जैसा हमें मिरर में इमेज नजर आएगा वो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ होगा. ठीक है, दिस इज सिमेट्रिक बेसिकली अबाउट y इज इक्वल टू x. ठीक है, यानी आपका ये वाला पॉइंट का y इज इक्वल टू x से जितना भी डिस्टेंस है, इस पॉइंट के ऑपोजिट सेम पॉइंट आपके पास होगा विद द सेम डिस्टेंस. ठीक है, सो दिस इज f इनवर्स. ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शंस. यहाँ पे देखें हमारा फंक्शन है 2x. अगर आप इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं y इज इक्वल टू 2x का, तो दिस इज x इज इक्वल टू y बाय 2. ठीक है, यानी इसको मैं अब f इनवर्स ऑफ x लिखना चाहूँ तो मैं x और y को इंटरचेंज कर दूंगी, x डिवाइड बाय 2. ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं. तो अगर मुझे इन दोनों में से किसी एक का ग्राफ पता है तो दूसरा ग्राफ मैं इजीली बना सकती हूँ. ठीक है, y इज इक्वल टू 2x अगर ये वाला ग्राफ है, ठीक है, तो ये हमारे पास इसके इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाएंगे? हम लोग y इज इक्वल टू x लाइन स्केच करेंगे और इसके अबाउट इसका मिरर रिफ्लेक्शन ले लेंगे. यानी जो आपका ग्राफ इसकी इस साइड पे है वो y इज इक्वल टू x की दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा और इस साइड वाला जो ग्राफ है वो ऑपोजिट साइड पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा. तो ये जो पर्पल लाइन है दिस इज इनवर्स फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू 2x. ठीक है, अगर आपने y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ बनाना है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एंगल. ठीक है, y इज इक्वल टू 2x का देखें हमारे पास एंगल क्या बनता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. तो उस एंगल के साथ ये लाइन बना दें विद पॉजिटिव x एक्सिस. ठीक है, तो यहाँ पे देखें अगर आप इस लाइन को कंपेयर करें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से तो यहाँ पे m आपके पास 2 के इक्वल है और m हमारे पास टेंजेंट थीटा भी होता है इज इक्वल टू 2. सो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2. जो भी आपका थीटा का एंगल बनता है तो वो आपने यहाँ पे स्केच करना है. अच्छा, नेक्स्ट आपके पास एक्स क्यूब है. ठीक है, एक्स क्यूब का ग्राफ आप लोगों को पता है, ये एक्स क्यूब का ग्राफ होता है मद आ की शेप में. ये पर्पल वाला ग्राफ एक्स क्यूब का ग्राफ है. अगर हम एक्स क्यूब का इनवर्स फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो ये हमारे पास होगा x इज इक्वल टू वाई की पावर 1/3. यानी इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x. और क्यूब रूट ऑफ x का ग्राफ भी हम लोग स्केच कर चुके हैं. बेसिकली एक्स क्यूब का इनवर्स फंक्शन होता है. तो ये एक्स क्यूब का ग्राफ है पर्पल वाला. हमने y इज इक्वल टू x लाइन स्केच की. इसके अबाउट हम इसका मिरर इमेज लेंगे. तो इस साइड पे आपका मतलब जो भी ग्राफ अगर एक साइड पे y इज इक्वल टू x के किसी एक साइड पे ग्राफ का पोर्शन है वो उसके ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट हो जाता है. तो जस्ट पहले हम ये वाला पार्ट बनाते हैं, ये वाला पार्ट बनाएंगे तो बिल्कुल हमने इसके ऑपोजिट उसका इमेज ले लेना है. फिर इस वाले पार्ट को बनाएंगे तो इसका ऑपोजिट, इस लाइन के ऑपोजिट आपने ये ग्राफ बना दिया. सिमिलरली ये वाला पार्ट है तो इसके ऑपोजिट आपने ये ग्राफ बना दिया. फिर ये पार्ट है तो इसके ऑपोजिट आपने ये ग्राफ बना दिया. ठीक है, तो ये जो ब्लू लाइन है ये आपके पास क्यूब रूट ऑफ x का ग्राफ है विच इज इनवर्स ऑफ x क्यूब. यहाँ पे आपने बेसिकली थोड़ा सा इमेजिन करना है कि मिरर में इसका इमेज कैसे दिखाई देगा आपको. नेक्स्ट आपके पास है y इज इक्वल टू x स्क्वायर
+2 डिवाइड बाय 3, ये अभी हमने जो एग्जांपल एक की थी कि वहाँ पे हमने इन्वर्स फाइंड किया था और उसकी डोमेन डिस्कस की थी। तो ये आपके पास फंक्शन था, इसका इन्वर्स फंक्शन आपके पास ये आया था। तो अगर आपको इसका ग्राफ पता है, ठीक है, तो आप इसके इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ इजीली स्केच कर सकते हैं। तो इस फंक्शन का ग्राफ हमारे पास ये है, पर्पल वाला, ठीक है, और हमने y=x लाइन स्केच की और इस पे इसका मिरर इमेज हमने स्केच कर दिया, ठीक है। सो दिस इज ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ √3x - 2। यहाँ पे स्केलिंग और शिफ्टिंग से आप ये ग्राफ इजीली स्केच कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्टिंग डोमेन्स फॉर इन्वर्टिबिलिटी। अच्छा, अभी हमने डोमेन डिस्कस की थी, एक फंक्शन का हमने इन्वर्स फाइंड किया था और उसकी हमने डोमेन डिस्कस की थी। तो जब हमने उस फंक्शन को इन्वर्स फंक्शन के बगैर जस्ट एक फंक्शन कंसीडर किया तो उसकी डोमेन डिफरेंट थी, और जब हम उसको एक इन्वर्स फंक्शन कंसीडर कर रहे थे तो उसकी डोमेन हमने रिस्ट्रिक्ट कर दी थी। तो यहाँ पे हमारे पास हर फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो अगर हमारे पास हर फंक्शन का एग्जिस्ट नहीं करता, तो अगर हम उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो हो सकता है कि कुछ पोर्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। जिस तरह के हमारे पास ये y=x² का ग्राफ है। y=x² का ग्राफ को अगर आप चेक करें यूजिंग हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट, तो ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है आपके ग्राफ को। तो ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दें, यानी हम इसका ये लेफ्ट वाला पार्ट ले लें, यानी ये जो रेड पार्ट है ये अगर हम कंसिडर करें, यानी y=x² फॉर x <<0। अगर आप जस्ट इतना पार्ट कंसिडर करें तो इतने पार्ट को हॉरिजेंटल लाइन से जस्ट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए। सो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसका ये राइट वाला पार्ट जस्ट कंसीडर करें, दैट इज y=x² फॉर x <> 0, तो इस पार्ट पे भी हॉरिजेंटल लाइन जस्ट इसको एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये इस फंक्शन का ग्राफ भी इन्वर्स फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह से अगर हमारे पास किसी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो उसकी अगर डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दी जाए तो फिर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब इनके इन्वर्सेस का ग्राफ बना लेते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे x <> 0 वाला पार्ट, यानी ब्लू वाला पार्ट। ब्लू वाला पार्ट आपके पास ये है, इसका इन्वर्स हमने पहले मैं मैथमेटिकली इसका इन्वर्स देख लेती हूँ। तो ये हमारे पास x =√y है, यानी f इनवर्स ऑफ x =√x, ठीक है। तो ये इसका इन्वर्स है। तो आप लोगों को √x का ग्राफ भी ऑलरेडी पता है, लेकिन यहाँ पे हम y=x को के अबाउट मिरर इमेज लेंगे। हमने ये y=x ग्राफ ये लाइन बनाई, ठीक है, और इसके अबाउट हमने इसका मिरर इमेज लिया, ठीक है। तो ये जो इतना पार्ट है ये इसके दूसरी साइड पे इसका इमेज रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है इसका इमेज इस साइड पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास इन्वर्स फंक्शन है y=x² फॉर x <> 0। अब हम दूसरे पार्ट का इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे y=x² है फॉर x << 0, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास √x ही है, लेकिन x हमारे पास क्या है, << 0। तो ये बेसिकली आपके पास इस तरह से था, x √y, ठीक है। अब यहाँ पे x क्या है, << 0 है हमारे पास, ठीक है। यानी अगर मैं इसको f इनवर्स ऑफ x कंसीडर करूं तो ये हमारे पास -√x आएगा, ठीक है। क्योंकि हम इसको बेसिकली नेगेटिव कंसीडर करेंगे तो ये नेगेटिव हम इस साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो ये पार्ट है, हमने ये y=x लाइन स्केच की हुई है। अब इस पार्ट का मिरर इमेज लेना है अबाउट y=x। तो हमारा मिरर इमेज ये होगा, ये इसके ऑपोजिट साइड पे स्केच होगा, और हर पॉइंट का डिस्टेंस इस y=x से सेम उतना ही होगा जितना
इन पॉइंट्स का डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसका इमेज अगर आप मिरर में देखें तो ये आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इनवर्स है फॉर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज लेस देन और इक्वल टू 0। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में काफ़ी डिटेल में पढ़े हुए हैं, तो अब हम उनके इनवर्स फंक्शंस के ग्राफ्स को भी डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अगर मैं इस ग्राफ को पहले चेक कर लूँ कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो उसके लिए मैं हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट यूज़ करूँगी। तो जब आप हॉरिजेंटल लाइन बनाते हैं तो ये आपके पास एक से ज़्यादा पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर इसका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे आ जाते हैं हमारे पास? तो बेसिकली हम जब इनके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करते हैं तो हम इनकी डोमेन्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। हम जस्ट उतनी डोमेन कंसिडर करते हैं जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सके, ठीक है। तो जब हम साइन इन्वर्स फाइंड करते हैं तो हम इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं बिटवीन -π/2 टू π/2, ठीक है। हम लोग जस्ट इतने पार्ट का इन्वर्स फंक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम अब इतने पार्ट का इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आप अगर ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, तो इसका जब आप ग्राफ स्केच करेंगे तो ये वाला पार्ट पहले मैं स्केच कर रही हूँ। ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा और ये वाला पार्ट हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। तो ये हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ है, ठीक है। इसकी डोमेन -1 to 1 है और रेंज -π/2 टू π/2 है, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास ये साइन x का ग्राफ मैंने डिस्कस कर दिया, साइन x का भी, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसके इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। आगे आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों ने cos x का ग्राफ और उसके इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ डिस्कस करना है, यानी उनका ग्राफ्स आपने बताना है किस तरह से होते हैं, यानी डोमेन कितनी रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। इसी तरह टेंजेंट x का ग्राफ और टेंजेंट इन्वर्स x का ग्राफ, इसी तरह सीकेंट x का ग्राफ, सीकेंट इन्वर्स x का ग्राफ, कोसिकेंट x का ग्राफ, कोसिकेंट इन्वर्स x का ग्राफ, कोटेंजेंट x का ग्राफ एंड कोटेंजेंट इन्वर्स x का ग्राफ, ठीक है। बिल्कुल सेम जिस तरह मैंने साइन का ग्राफ डिस्कस किया, इसी तरह आप लोगों ने ये बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ्स को डिस्कस करना। ये कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज है इन्वर्स फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में आपने फाइंड करना है कि ये जो दो फंक्शंस आपको गिवन है ये एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस हैं या नहीं। तो उसके लिए आप इनको कंपोज करेंगे, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आंसर में आ जाता है तो ये एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट से हमने, और हाँ यहाँ पे सेकंड जो आपके पास पार्ट है उसमें एक्सरसाइज 1 में जितने भी ग्राफ्स गिवन है इसको कि ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट एक दूसरे के रिफ्लेक्शंस होते हैं, वो आपने यहाँ पे बेसिकली उस चीज़ को देखना है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड पार्ट में आपके पास ये कुछ ग्राफ्स गिवन है, आपने हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट से फाइंड करना है कि ये 1-to-1 फंक्शन है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे फंक्शंस गिवन है, इनके इन्वर्स फंक्शंस आपने फाइंड करने, ठीक है। एंड 17 to 20 वाले पार्ट में आपने इन्वर्स फंक्शंस के फार्मूला फाइंड करने और साथ में उनकी डोमेन भी डिस्कस करनी है। सो आज के लिए इतना ही है। इन क्वेश्चंस को ट्राई करें, अगर कहीं प्रॉब्लम आता है तो उसको हम क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।